किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि 1 मिनट में कभी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो जनरल अवेयरनेस का है, जिसका पार्ट नंबर 14 है। दोस्तों, यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग तथा अन्य काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस पर केंद्रित था? यानी ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों बताइए। दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है बाढ़ नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी है दूध उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी है प्रचुर मात्रा में अनाज उत्पादन के लिए। तो बताइए दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड है वह इन चारों ऑप्शन में से किस पर केंद्रित था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ऑपरेशन फ्लड है वह दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। दोस्तों इसके बारे में और कुछ हम डिटेल्स में बात करें तो जो ऑपरेशन फ्लड है परियोजना जो देश में दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाई गई थी। दोस्तों इसे एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं, यानी इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी बात करें कि यह कब शुरू हुई थी, तो दोस्तों यह 3 चरणों में हुआ था। यानी पहला चरण जो था 1970 से 1978 चला था, दूसरा चला था 1978 से 1985 और तीसरा चला था 1985 से 1994 तक से चलाई गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना कृषि योग्य कमाने क्षेत्र आने पर उसे मुख्य परियोजना में वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी कितना भूमि है किसी किसान के पास है, यानी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना भूमि चाहिए कि उसे हम मुख्य परियोजना में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पे 2000 हेक्टेयर से भी कम, ऑप्शन बी है 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक, ऑप्शन सी है 10,000 हेक्टेयर से अधिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। यानी जिन किसानों के पास 10,000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है वो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उसे मुख्य परियोजना में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो बताइए दोस्तों, यानी कोई भी विधेयक जैसे पारित हुआ जिसको में राज्यसभा की भी अस्वीकृति हो जा रही है और लोकसभा की भी अस्वीकृति हो जा रही है, या इन दोनों के बीच गतिरोध पैदा हो जा रही है, तो इनका समाधान कौन करेगा? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है संसद का संयुक्त सत्र और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो संसद का संयुक्त सत्र जो चलेगा उसको में ही इसका जो है समाधान होगा, यानी उस सत्र में ही इसका समाधान होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद से संबंध नहीं है? तो बताइए दोस्तों, जो मार्क्सवाद से कौन सा संबंध नहीं है, कौन जो है संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन ए है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन बी है वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी है कल्याणकारी राज्य और ऑप्शन डी है ज्यादा मूल्य। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी है और वर्ग संघर्ष भी है और ज्यादा मूल्य भी जो है वह मार्क्सवाद से संबंधित है, जबकि जो कल्याणकारी राज्य है वह मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था?
तो बताइए दोस्तों, जो लोदी वंश था उसका संस्थापक कौन था? हमारा ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर शाह लोदी, ऑप्शन सी है जलाल खान लोदी और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो लोदी वंश का संस्थापक है वह था बहलोल लोदी था। दोस्तों यदि इसके बारे में बात करें तो यह दिल्ली में जो था प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। दोस्तों यह जो है यानी जो बहलोल लोदी है वह 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंधर्व काल विद्यालय और किस नाम से जाना जाता है? यानी गंधर्व काल विद्यालय को और किस नाम से, यानी दूसरा इसका एक और नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है बौद्ध रोमन कला, ऑप्शन बी है द्रविड़ रोमन कला, ऑप्शन सी है ग्रीक रोमन कला और ऑप्शन डी है ग्रीक रोमन बौद्ध कला। तो दोस्तों जो गंधर्व काल विद्यालय है उसे एक और नाम यानी ग्रीक रोमन बौद्ध कला के भी नाम से जाना जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति निम्नलिखित में से किसका प्रतीक थी? तो बताइए दोस्तों, जो रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वह किसका प्रतीक थी? ऑप्शन ए है साम्यवादी शासन के आगमन, ऑप्शन बी है रूस गणराज्य की स्थापना, ऑप्शन सी है रूस में लोकतंत्र की स्थापना और ऑप्शन डी है रोमानोव वंश की विनाश, यानी जो रोमानोव वंश थी उसकी विनाश। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों जो रूस की बोल्शेविक क्रांति है वह मुख्य रूप से साम्यवादी शासन के आगमन का जो है उसी का प्रतीक था। दोस्तों यह कब हुआ था? यानी जो बोल्शेविक की क्रांति जो है वह 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता युद्ध में अमेरिकियों के विरुद्ध ब्रिटिश का कौन सा कमांडर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो बताइए दोस्तों, कौन सा जो है जो स्वतंत्रता युद्ध में अमेरिकियों के विरुद्ध ब्रिटिश का कौन सा कमांडर जनरल जो है वह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? हमारा ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है वेलेस्ली और ऑप्शन डी है कॉर्नवालिस। तो दोस्तों देखिए जो इसका सही आंसर है जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वह था जो स्वतंत्रता युद्ध में अमेरिका के विरुद्ध ब्रिटिश का जो कमांडर जनरल था वह था कॉर्नवालिस, और यह भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन ए है CR दास, ऑप्शन बी है VV गिरी, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो लाला लाजपत राय थे वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्र चक्रवात विशेष रूप से किस क्षेत्र में आते हैं? तो बताइए दोस्तों, जो अग्र चक्रवात है वह विशेष रूप से किस क्षेत्र में आते हैं? हमारा ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और ऑप्शन डी है ध्रुवीय क्षेत्र। तो दोस्तों जो अग्र चक्रवात होता है वह मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में विशेष रूप से आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेरेल के नियम के अनुसार हवाएं किस दिशा में अपने रुख बदल लेती है? तो बताइए दोस्तों किस दिशा में जो हवाएं अपना रुख बदल लेगी?
दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध में बाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दाएं। ऑप्शन बी है उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दाएं बाएं। ऑप्शन सी है दोनों गोलार्ध में दाईं ओर। ऑप्शन डी है दोनों गोलार्ध में बाईं ओर। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर फ्रेल के नियम के अनुसार हवाएं अपना दिशा बदल लेती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच कोई मतलब सीमांकन रेखा नहीं है? हमारा ऑप्शन ए है डूरंड रेखा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है प्लिमसॉल रेखा और ऑप्शन डी है मैजिनोट रेखा। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह किसी भी देश के बीच की रेखा नहीं है। यदि हम बात करें दोस्तों डूरंड रेखा की, तो जो डूरंड रेखा है वह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का रेखा है। यदि हम बात करें मैकमोहन रेखा की, तो वह भारत और चीन के बीच की सीमा का रेखा है। यदि हम बात करें मैजिनोट रेखा की, तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच का सीमा रेखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब जल विभव सबसे कम किसमें रहता है? तो बताइए दोस्तों जो जल विभव है वह सबसे कम किस चीज़ में रहता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो लवणीय मृदा युक्त पादप होते हैं उनमें जल विभव सबसे कम रहता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाली मृत जीवी जीवाणु कौन सा है? तो बताइए दोस्तों जो मिट्टी जो होती है उसमें धान की जो पैदावार बढ़ाने के वाले मृत जीवाणु कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी है एक्टोबैक्टर और ऑप्शन डी है एनाबिना। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो एजोटोबैक्टर होते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी, वह मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण जीवाणु है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो बताइए दोस्तों जो मानव शरीर है उसमें सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो महाधमनी है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए के प्रत्येक शरीरांग को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों जो केचुआ होता है उसके प्रत्येक शरीर अंग कह सकते हैं इसका को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन ए है देहखंड, ऑप्शन बी है विखंड, ऑप्शन सी है शीर्ष और ऑप्शन डी है टुंडक। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो केचुए का प्रत्येक शरीरांग को विखंड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वास कैसे लेते हैं? तो बताइए दोस्तों जो कीट होते हैं अधिकांशतः वो अपने सांस कैसे लेते हैं? हमारा ऑप्शन ए है त्वचा के माध्यम से, ऑप्शन बी है क्लोम के माध्यम से, ऑप्शन सी है श्वसन प्रणाली द्वारा और ऑप्शन डी है फेफड़े द्वारा। तो बताइए दोस्तों जो अधिकांश कीट होते हैं वह कैसे सांस लेते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्वसन प्रणाली द्वारा अधिकांश कीट जो है वह सांस लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? तो बताइए दोस्तों जो न्यूक्लियर जो प्रतिक्रिया होता है उसमें किसका संरक्षण होता है? हमारा ऑप्शन ए है केवल द्रव्यमान का, ऑप्शन बी है केवल संवेग का, ऑप्शन सी है
केवल ऊर्जा का, और ऑप्शन डी है द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग का। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी, यानी जो न्यूक्लियर प्रतिक्रिया होती है उसमें द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग तीनों का संरक्षण होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो वह क्या करते हैं। यानी जब कोई कण और प्रतिकण जो संपर्क में आएंगे तो क्या करेंगे। हमारा ऑप्शन ए है एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, ऑप्शन बी है एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, ऑप्शन सी है वो चुपचाप शांत रहेंगे, या फिर ऑप्शन डी है एक समान अक्ष पर घूमते रहेंगे। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों जब कोई कण और प्रतिकण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, यानी इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो बताइए दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। हमारा ऑप्शन ए है तत्कालिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है विलंबित प्रक्रिया, ऑप्शन सी है प्रोटॉन का उत्सर्जन, और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन का उत्सर्जन। तो दोस्तों जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वह एक तत्कालिक प्रक्रिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।